अक्सर इंडियन वाइफ कहती हैं कि पति की जिम्मेदारी होती है कि वो कमाए और पत्नी को मेंटेन करे, यानी कि जितना भी खर्च है वो पति को उठाए, ये उसकी जिम्मेदारी है। अगर पति की इनकम पर आपका अधिकार है तो आपकी भी कुछ एक्टिविटीज, कुछ जिम्मेदारियों पर पति का अधिकार है। आपके साथ रहने, दाम्पत्य संबंधों का निर्वहन करने, घर के रखरखाव, बच्चों के पालन पोषण, इन सब पर पति का अधिकार है। लेकिन होता इसका उल्टा। राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। 125 CRPC जो अब BNSS 144 है, मेंटेनेंस, उसे भरण पोषण कहें, मेंटेनेंस कहें या फिर आर्थिक मदद कहें, ये इंडियन वीमेन का एक लीगल राइट है। जब भी महिलाएं रूठ जाती हैं अपने ससुराल वालों से, अपने पति से झगड़ा लड़ाई होती है, मनमुटाव होता है और उसके बाद अपने मायके में जाकर बैठ जाती हैं, तो वो फिर जब लीगल एडवाइस लेती हैं अपने सलाहकार से, अपने वकील से, तो सबसे पहला उनको उनका अधिकार बताया जाता है 125 CRPC के अंतर्गत मेंटेनेंस के पैसे लेने का। यानी कि अगर आप कमा नहीं रहे हैं तो आपकी भरण पोषण की, आपकी जितनी भी आर्थिक आवश्यकताएं हैं, सबकी पूर्ति के लिए आपके हस्बैंड को पैसा देना ही होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने अनेकों जजमेंट्स में कहा है कि जब भी मेंटेनेंस के केस की ड्राफ्टिंग हो रही हो तो उसमें मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन गाइडलाइंस तो बहुत सारी बनती हैं, लेकिन उनको फॉलो कौन करता है? हर लड़की कहती है कि उसके पति की इनकम 50,000, 60,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, इस तरीके से बढ़ाकर बहुत हाई इनकम बताती है। और दूसरी ओर कहती है कि मुझे मार रहा है, पीट रहा है, क्रुएल्टी कर रहा है, मुझे हैरस कर रहा है, इसलिए मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे मेंटेनेंस दिलाया जाए। अब जरा सोचिए कि क्या प्राइवेट सेक्टर में इतनी सैलरी किसी की होती है या इतना अर्न कर सकता है कोई? यहाँ पर टर्नओवर की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर प्रॉफिट की बात की जा रही है। अगर कोई व्यक्ति 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख प्रॉफिट है उसका, तो फिर इसका मतलब वो रात दिन मेहनत कर रहा है, और रात दिन मेहनत कर रहा है और आपका इल्जाम है कि वो आपसे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, आपके साथ क्रुएल्टी कर रहा है। तो ये भी दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं कि कोई व्यक्ति रात दिन मेहनत करके इतना पैसा कमाता है और दूसरे आपका इल्जाम है कि आपको हैरास करता है, तंग करता है, मारता पीटता है, इतना समय उसके पास है। तो क्या इतनी मेहनत करने वाला व्यक्ति आपको मारने पीटने, आपको परेशान करने के लिए घर में बैठा रहता है? खैर, छोड़िए इन सब बातों को। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइंस पत्नी को मेंटेनेंस दिए जाने के संबंध में जारी की हैं और ये पूरी तौर से स्पष्ट कर दिया है कि पत्नी को मेंटेनेंस कब मिलेगा और कब नहीं मिलेगा। लेकिन गाइडलाइंस समय समय पर बदलती रहती हैं और अब तो ये भी गाइडलाइन आ गई है कि अगर मैरिज वाइड हो गई है तो भी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। यानी कि मैरिज अगर खत्म हो गई, शून्य हो गई, तब भी पत्नी मेंटेनेंस की हकदार हो गई। आपके पास सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट की डिग्री है तो भी आपको पत्नी को मेंटेनेंस देना होगा। पत्नी एडल्ट्री में है और उसकी एडल्ट्री साबित नहीं हुई है तो भी आपको मेंटेनेंस देना होगा। और अनेकों फैसलों में यहाँ तक बात कही गई है कि अगर पति बेरोजगार है और मेंटली और फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं है तो भी उसे पत्नी के भरण पोषण के लिए मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक ही जोर है कि महिला को मेंटेनेंस मिलना ही चाहिए अपने पति के द्वारा। लेकिन अब पॉइंट यहाँ पर यह है कि मेंटेनेंस कितना मिलना चाहिए, उसके क्या पैरामीटर्स हैं और क्या एक्सटेंड है। अब इस पॉइंट से रिलेटेड जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है वो है विशाल शाह बनाम मोनालिसा गुप्ता। इस केस का एडजुडिक्शन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हुआ है और जिसका पिटीशन नंबर है 4297/2023 और जजमेंट हुआ है 20 फरवरी 2025 को। आप गूगल से जाकर इस जजमेंट को सर्च कर सकते हैं और इस विस्तृत सारे पॉइंट्स को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं मेंटेनेंस को लेकर वो क्या क्या है। इस जजमेंट में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है
वो ये है कि पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स तय किए गए हैं। कई बार वाइफ कहती है कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं काम नहीं करती हूँ और मुझे ऐसा कोई मेरे अंदर स्किल नहीं है, कोई इस तरीके का मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है जिससे मैं अर्निंग कर सकूं और अपना भरण पोषण खुद कर सकूं, अपने आप को मेंटेन कर सकूं, इसलिए मुझे पति से मेंटेनेंस दिलाया जाए। हम क्या करते हैं कि रिप्लाई में पत्नी की बुराइयां करते हैं और गलत सलत स्टेटमेंट देते हैं ताकि हमें मेंटेनेंस न देना पड़े उसे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। यहाँ आपके कह देने मात्र से मेंटेनेंस को खारिज नहीं किया जा सकता। अब ऐसा कुछ करना है जो कि टेक्निकल हो, उसके लिए वाइफ के स्टेटस को इंडिकेट करने की जरूरत है, तभी बच पाएंगे, अदरवाइज दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कुछ गाइडलाइंस दी हैं, तो हमें उसी के हिसाब से अपने पैरामीटर्स के हिसाब से ही काम करना होगा और उसी तरीके से अपनी रीडिंग्स को लिखना होगा। अक्सर पत्नियां मेंटेनेंस के केस में कहती हैं कि मेरे माता पिता ने फला फला तारीख को मेरी शादी की थी और तमाम दान दहेज दिया था, लेकिन मेरे परिवार वालों ने, मेरे ससुराल वालों ने उस दहेज को हड़प कर लिया है और आगे मुझे और दहेज लाने के लिए परेशान किया और मांग पूरी न होने पर धक्के मारकर घर से निकाल दिया है। मैं केवल पहने हुए कपड़ों में ही अपने घर वापस आ गई, मायके आ गई और मेरा सामान भी उन्होंने हड़प लिया है और ये मेरे पास बहुत बड़ा कारण है घर छोड़ने का, क्योंकि मेरे साथ क्रूअल्टी हो रही थी, मेरे साथ इस तरीके की परेशानियां थी, तो मैंने घर छोड़ दिया है और मुझे अब अपने भरण पोषण के लिए पति से मेंटेनेंस दिलाया जाए। अब यहाँ पर वो खुद को बेकार लाचार बताएगी और साथ में पति के जो इनकम है उसको खूब बढ़ा चढ़ाकर दुगनी तिगुनी बताएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा उसको मेंटेनेंस मिल सके। कुछ पत्नियां 50,000, कुछ 80,000, कुछ 1 लाख, कुछ 4 लाख, कुछ तो 5 लाख तक इनकम बताती हैं ताकि उन्हें एक बहुत बड़ा अमाउंट पर मंथ मेंटेनेंस में मिल सके। अब यहाँ डिपेंड करता है फैक्ट्स पर और सर्कमस्टेंसेस पे कि कौन ड्राफ्ट कर रहा है, किस तरीके की स्थितियां रिकॉर्ड पर रखी गई हैं, इस तरीके का एक्सेस अमाउंट क्यों क्लेम किया जा रहा है। अब इस समय आपको ध्यान देना है कि 2020 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा नाम का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट पारित किया था इस संबंध में, मेंटेनेंस के बारे में, जो आया था 4/11/2020 को, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लिखा था कि द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस शुड बी रीजनेबल और इस तरीके से लड़कियां कानून का दुरुपयोग न करें। इसी कारण बाध्य किया गया लड़कियों को और लड़कों को भी अपने इनकम का, अपने एसेट्स का एफिडेविट देने के लिए, और इसके लिए फॉर्म क्या होगा वो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक दे दिया था, जिससे कुछ हद तक तो राहत मिली। लेकिन अब फिर देखा जाता है कि लड़कियां फैक्ट्स को छुपा रही हैं। कारण ये है कि लड़कियों के अगेंस्ट कोर्ट कुछ भी नहीं करती है, इसलिए उनका मनोबल काफी बढ़ा हुआ है। वो जानती हैं कि अगर हम सही लिखेंगे तो भी और गलत लिखेंगे तो भी उनका कोर्ट कुछ भी नहीं करेगी। तो कुल मिलाकर लड़कियों के तो दोनों हाथ में लड्डू है और यहाँ परेशानी कौन उठा रहा है? हस्बैंड, लड़के। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए जो पैरामीटर्स दिए हैं उसमें एक बात आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है कि जब भी आप रिप्लाई का ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो आपको अपनी पत्नी के, उस लड़की के स्टेटस के बारे में भी लिखना होगा। आपकी जो वाइफ है उसके फैमिली का स्टेटस क्या है, उसका सोशल स्टेटस क्या है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, उसके बारे में एक एक बात को आपको स्पेसिफिक यहाँ पर ड्राफ्ट करना है कि उसका घर कितना बड़ा है, कितने मंजिल का है, कितने स्क्वायर फीट में बना है, उसकी क्या वैल्यू होगी मार्केट में, और इस तरीके से क्या क्या एसेट्स हैं उसके पास, उसके पिता के पास कितनी प्रॉपर्टी है और वो उसमें उसका हिस्सा कितना है। ये सारी बातों को आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना है अपनी ड्राफ्टिंग में। कई बार ऐसा होता है कि लड़की वाले बहुत संपन्न हैं, समाज में उनकी काफी धाक होती है रुपए पैसे को लेकर, लेकिन यहाँ जब कंप्लेंट लिखी जाती है तो उसमें लिखा जाता है कि मैं बेरोजगार हूँ, मैं लाचार हूँ, गरीब हूँ,
आर्थिक रूप से इतनी कमजोर हूँ कि अपना पालन पोषण नहीं कर सकती। तो ऐसी स्थिति में जो लोग संपन्न हैं तो उनके बारे में ऐसा लिखना इसलिए जरूरी है कि जो लोग उस लड़की को 25, 26, 27 साल तक पाल रहे हैं, पोस रहे हैं और चाहते हैं कि पढ़ लिख कर कुछ बने और ज्यादा से ज्यादा उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसे पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन वही लड़की जब तलाक लेने चलती है और मेंटेनेंस का केस कर रही होती है तो वो इस तरीके से शो करती है कि जैसे वो बिल्कुल हेल्पलेस है और उसके परिवार में कोई भी उसकी आर्थिक मदद करने वाला है ही नहीं है, उसका भरण पोषण करने के अब वो लोग लायक भी नहीं है। जो लोग अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर उसको उसके पैरों पर खड़ा करना चाहते थे तो वो अब नहीं चाहते हैं। ऐसा क्यों है? ये सारी बातें आपको वहाँ मेंशन करनी है। अब यहाँ पर हिटिंग पॉइंट्स पर ध्यान देना है। हिटिंग पॉइंट्स क्या है? पत्नी और बच्चों की रीजनेबल नीड्स। रीजनेबल नीड्स में क्या आता है? कई बार पत्नियां बहुत एक्सेस क्लेम लेके आ जाती हैं, तो ऐसे में अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो यहाँ पर आपके टर्नओवर से कोर्ट को कोई मतलब नहीं है, जो प्रॉफिट आता है उससे मतलब है और आपके इनकम टैक्स के रिटर्न में जो प्रॉफिट शो करता है वही बनता है बेसिस। हालांकि नियम कायदा कानून ये है कि जो ग्रास में जो बेनिफिट्स बनते हैं उनको ना हटाया जाए, बट यूजुअली हम नेट पर ही जोर देते हैं और नेट पर ही कोर्ट आपका मेंटेनेंस तय करता है। जो मैक्सिमम अमाउंट है मेंटेनेंस का वो अगर बच्चे नहीं हैं तो 25% और अगर बच्चे हैं, 1 हैं 2 हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये रेशियो हो जाएगा 30 to 33%। वास्तव में क्या होता है कि वाइफ को शो करना होता है कि वो बेरोजगार है और अगर वो बेरोजगार है और क्वालिफाइड है, वो बेरोजगार क्यों है, उसने क्वालिफिकेशन होते हुए भी रोजगार के लिए क्या प्रयास किए और उसने क्या कोशिशें की कि वो भी कुछ करे। अगर वाइफ पढ़ी लिखी है, क्वालिफाइड है, मेंटली और फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं है तो उसको भी अर्निंग करनी चाहिए और अपने भरण पोषण की ओर खुद ध्यान करना चाहिए। उड़ीसा हाई कोर्ट का भी एक रीसेंट जजमेंट आया है जिसमें कि हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर वाइफ क्वालिफाइड है तो उसे भी पति की इनकम पर ही आश्रित नहीं होना चाहिए और उसे भी काम करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, खासकर तब जब पति के ऊपर और भी लायबिलिटीज हों। अक्सर इंडियन वाइफ्स कहती हैं कि पति की जिम्मेदारी होती है कि वो कमाए और पत्नी को मेंटेन करे, यानी कि जितना भी खर्च है वो पति को उठाए, ये उसकी जिम्मेदारी है। अगर पति की इनकम पर आपका अधिकार है तो आपकी भी कुछ एक्टिविटीज, कुछ जिम्मेदारियों पर पति का अधिकार है। आपके साथ रहने, दाम्पत्य संबंधों का निर्वहन करने, घर के रख रखाव, बच्चों के पालन पोषण, इन सब पर पति का अधिकार है। लेकिन होता इसका उल्टा है। लड़कियां अपने घर में तो बर्तन मांज रही हैं, घर में नौकरों का खाना बना रही हैं, लेकिन ससुराल में आकर वो उनके ये शब्द रहते हैं कि मैं यहाँ पर नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ। तो कम से कम जिस घर में शादी होके आई हैं उस घर को अपना घर समझें, अपने अधिकारों को समझें तो अपने कर्तव्यों को भी समझें, तभी घर बसते हैं। अदरवाइज कोर्ट के चक्कर काट काट कर मेंटेनेंस की मांग करते हुए आधी जिंदगी बर्बाद कर दें और झूठे केसेस करें, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप करें और उसके बाद कोर्ट का समय भी जाया करें, अपनी जिंदगी का समय भी जाया करें और अपने परिवार का समय भी जाया करें। देखिए, रीजनेबल नीड्स का मतलब होता है कि जिन चीजों से आवश्यकताओं की पूर्ति हो, वो भी बेसिक नीड्स, खाना, कपड़ा, मकान। तो ये तीनों को फुलफिल करने वाली जो नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए मेंटेनेंस कोर्ट दिलवाती है। एकोमोडेशन की बात आती है तो यहाँ पर एकोमोडेशन के लिए पत्नी को बताना पड़ेगा कि ऐसे टाइम में उसके माता पिता ने उसका साथ क्यों छोड़ दिया, जो उसे किराए का मकान लेना पड़ रहा है और वो किराए के मकान में रह रही, जिसका किराया पति से मेंटेनेंस के रूप में वसूलना चाहती है और कोई काम करके अपनी जो फाइनेंशियल नीड है उसको पूरा कर सकती है, जबकि प्रीवियसली वो काम करती थी और उसने मेंटेनेंस लेने के लिए अपने काम को छोड़ दिया। अब यहाँ पर एक बात और समझने वाली है कि जब भी हम सोचते हैं कि चलिए सीधी सादी लड़की है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, आप शादी कर लेते हैं, आप सोचते हैं कि गरीब घर की है, तो ये बात भूल जाइए। आजकल लड़कियां जिस तरीके से झूठे केसेस में पतियों को फंसा रही हैं, जिस तरीके से केस बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इस धारणा को मन से निकाल दीजिए
कि कोई गरीब है तो वो आपके कहने में रहेगा। जब भी शादी करने चलें तो एक बात का ध्यान और रखिए, एक स्टैम्प पे आप लिखवा लीजिए, एक एफिडेविट लिखवा लीजिए कि जब तक 10, 12, 15 साल तक हमारी शादी नहीं चलती तब तक मेरी पूरी प्रॉपर्टी के मालिक मेरे माता पिता रहेंगे। तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि लड़की आपको ज्यादा चाहती है कि आपकी प्रॉपर्टी को ज्यादा। अब अगला जो पैरामीटर है वो पत्नी की क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग है। जब भी आप शादी कर रहे हैं या शादी करने जा रहे हैं तो आपको पत्नी की क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग जितनी भी मार्कशीट्स हैं या फिर जो भी वोकेशनल कोर्सेज कर रखे हैं या फिर जो भी डिप्लोमा वगैरह कर रखे हैं तो वो सब की कॉपी आपके पास एक एक होनी चाहिए, क्योंकि बाद में जब डिस्प्यूट होता है और पत्नी अपने आप को 10वीं 12वीं फेल 10वीं पास इस तरीके से बता देती है और अपने आप को बेरोजगार साबित करने की कोशिश करती है, तो ऐसे में अगर आपके पास उसके क्वालिफिकेशन से रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसका वेरिफिकेशन नहीं हो सकता और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी वाइफ के एक एक जानकारी होनी चाहिए क्वालिफिकेशन की और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की। और अगर प्रीवियसली वाइफ जॉब में थी तो उसकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये भी आपकी जानकारी में होने चाहिए, आपके पास उसके प्रूफ होने चाहिए। अगर आपकी पत्नी या आपकी मंगेतर बेरोजगार है तो एक चीज दिमाग में फिट कर लीजिए कि आगे आने वाले भविष्य में कभी भी आप खतरे में पड़ सकते हैं, आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस चल सकता है। इसलिए इन सारी चीजों को बहुत ही संभाल के एक अलग फाइल मेंटेन कर लीजिए और उसमें इसके रिगार्डिंग ये सारी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग ये सारी चीजों को सुरक्षित करके पहले से रखना शुरू कर दीजिए। इन सब बातों को दिमाग में जल्दी कोई सोचता नहीं है, समझता नहीं है इनके बारे में आगे आने वाले भविष्य में क्या हो सकता है। इन सब बातों पर ध्यान न देकर देखा कि लड़की अच्छी मिल गई, सुशील मिल गई, चाय समोसे ले आई, बस हम लोग खुश हो जाते हैं और शादी तय। तो अगर आपने वाइफ का अपॉइंटमेंट प्रोफाइल नहीं देखा या अकाउंट नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। सिंपल लड़की को घर में ले आएंगे आप जो बेरोजगार है, पहले तो आराम से बैठेगी और उसके बाद आपका जीना हराम कर देगी। बहुत बार लड़कियां कहती हैं कि मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, मुझे जॉब में जाने से डर लगता है। तो कभी भी पत्नी को जॉब करने से मत रोकिए। ये सारी जानकारी आपके फैक्ट्स में होनी चाहिए विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। तो इसलिए टाइम से जाग जाना बेहतर है बजाय इसके कि बाद में तांडव हो और आपका जीवन नरक बन जाए। आप पत्नी को जो भी आर्थिक मदद करें या पत्नी के परिवार वालों को आर्थिक मदद करें सब ऑनलाइन करें, कभी भी नगद में ना करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपने तो ढेर सारा खर्च कर दिया और उसका कोई एविडेंस नहीं है और वो साफ मुकर गए, फिर आप सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि फंक्शंस होते हैं और उसमें पति पक्ष और पत्नी पक्ष दोनों में तय होता है कि आधा आधा हम अमाउंट शेयर कर लेते हैं खर्च का। तो ऐसे में आप तो आधा अमाउंट दे देते हैं या तो फिर आपने अगर उनसे आधा अमाउंट आपने अपने ऑनलाइन ले लिया है तो वो बाद में वो एविडेंस बन जाता है, वो दिखाते हैं कि देखिए लड़की से मांगने पर हमने इतना अमाउंट इनको फिर दिया था दहेज के रूप में। वो उस चीज से साफ मुकर जाएंगे कि किस बारे में ये अमाउंट दिया गया था। आप इस चीज को कोर्ट में साबित करते रह जाएंगे। तो जितने भी ट्रांजैक्शन करने हैं वो सब ऑनलाइन होंगे। जो भी आप पत्नी के परिवार को दे रहे हैं या पत्नी को दे रहे हैं खर्च के लिए वो सब आपको ऑनलाइन करना है। अब अगला जो पैरामीटर आता है वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ आता है कि जो वो मैट्रिमोनियल होम में एंजॉय कर रही थी पत्नी, पेरेंटल होम में भी जो उसका स्टेटस था इसको भी ऐड कर देना। जहां आपकी पत्नी जीवन के 25-26 साल रह के आई है, 27 साल रह के आई है और जिस स्टेटस में वो रही, जिस तरीके के एटमॉस्फेयर में वो रही, उसको छोड़कर वो पति के स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को पाना चाहती है। अपने घर में तो बर्तन मांज रही थी और यहाँ आने के बाद उसको 4 नौकरों को चाहिए कि वो उसका काम करें, उसके आराम के लिए सब सारी सुख सुविधाएं होनी चाहिए। तो ये भी आपको वहां पर स्पेसिफिक शो करना है कि मेरे साथ तो 2 ही 4 साल रही, 2-3 साल रही और यहाँ पर तलाक का केस चल रहा है, इस तरीके का मेंटेनेंस ये क्लेम कर रही है
और ये जहाँ पर जीवन का इतना बड़ा हिस्सा काट के आई, वहाँ का लाइफ स्टैंडर्ड क्या है, क्या स्टैंडर्ड है इनके परिवार का, ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर स्पेसिफिक पूरा ड्राफ्ट करवा देना है। तो अगर पत्नी अपने परिवार में जहाँ का लाइफ स्टैंडर्ड इस तरीके का था जो कि हमारे स्टैंडर्ड से काफी बिलो था, वहाँ पर वो 25-26 साल जीवन के सरवाइव कर गई, तो फिर जब तक वो मेरे साथ रही मैंने बहुत अच्छी तरीके से उसको मेंटेन किया, सारी सुख सुविधाएं दी, जो इच्छाएं थी वो सब पूर्ण की। लेकिन अब उसको क्या दिक्कत है, ये सारी चीजों के मेरे पास प्रमाण हैं जिन्हें मैं इसमें अटैच कर रहा हूँ। ये मेरे बराबर का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ चाहती है, तो फिर मैं इस तरीके से दो परिवारों का खर्चा एक साथ नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी लायबिलिटीज भी हैं। मेरे माता पिता वृद्ध हैं, उनकी लायबिलिटी मेरे ऊपर है। इस लड़की ने मुझे अपने माता पिता से अलग रहने को कहा और अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया, और जब इसके बार बार इस तरीके के तनावपूर्ण माहौल बनाने से मैं परेशान हो गया, तो ये जाकर अपने मायके में बैठ गई और ऊपर से इसने मेरे ऊपर ये फॉल्स केसेस लगाकर मुझसे मेंटेनेंस वसूलने की तैयारी की है। वाइफ ये कहती है कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी अपने घर की जिम्मेदारियां उठाने पर। तो यहाँ पर मैं आपसे बता दूं कि आप कभी भी वाइफ की नौकरी को मत छुड़वाइए। वो अपनी इच्छा से जॉब कर रही है तो उसे करने दीजिए। वो जितना ज्यादा जॉब में रहेगी उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अगर फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट होता है तो आप आराम से कह सकते हैं कि पत्नी मेरी जॉब कर रही थी और ये सेल्फ डिपेंडेंट है, और अगर इसने अपनी नौकरी छोड़ दी है तो ये फिर से जॉब करने के योग्य है, इसके पास एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, और ये जॉब करके अपना मेंटेनेंस खुद कर सकती है। इसने अपना जॉब इसलिए छोड़ दिया कि ये मुझे हैरेस कर सके, और ये अपना जॉब छोड़ के मायके में बैठ गई है। और सबसे आखिरी पॉइंट आता है रीजनेबल लिटिगेशन कास्ट। अगर पत्नी नॉन वर्किंग है और अगर उसने कोई एडवोकेट बुक किया है तो उस एडवोकेट का स्टेटस क्या है, उसने फीस ली है या नहीं ली है। एवरीथिंग शुड बी ऑन रिकॉर्ड। इस बात का ध्यान रखिए कि जो वकील अपनी सर्विसेज उसे दे रहा है तो वो उसने कितना चार्ज किया है, उसका क्या बिल है, क्या इनवॉइस है। इन सब बातों पर आपको जोर देना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा फाइल पर एडवोकेट का इनवॉइस नहीं होता है। वाइफ मनमानी वकील की फीस के तौर पर आपसे हजारों, 50,000, 1 लाख इतना अमाउंट ले लेती है, जिसका कोई ना हिसाब है, ना किताब है, और ना ही कोई एविडेंस है। बार काउंसिल का भी ये नियम है कि अगर कोई वकील फीस चार्ज कर रहा है तो वो सिर्फ अपनी पार्टी से ही चार्ज कर सकता है, और अगर कोई अपोजिट पार्टी है और अपने वकील के लिए फीस की मांग कर रही है तो ऐसे सिनेरियो में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। गुजरात हाई कोर्ट की इससे रिलेटेड कई गाइडलाइंस भी हैं, जहां पर गुजरात हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि अगर वाइफ नॉन वर्किंग है, उसके पास वकील की फीस नहीं है, तो उसको लीगल एड से भी वकील मुहैया कराए जाएंगे। इससे रिलेटेड आप CRPC सेक्शन 303 देख सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है, हस्बैंड की इनकम क्या है, और उसकी क्या क्या लायबिलिटीज हैं, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है जिस पर अक्सर हम जोर नहीं देते हैं। अगर आप एक हस्बैंड हैं और माता पिता आप पे डिपेंड हैं तो वो आपसे मेंटेनेंस मांग सकते हैं, बच्चे आपसे मेंटेनेंस ले सकते हैं, आपके ऑफिस जाने का खर्च, आपके घर का खर्च, और आपके भाई और बहन की पढ़ाई का खर्च, माता पिता की दवाओं का खर्च, ये सब कुछ इंक्लूड होता है पूरी आपकी लायबिलिटीज के अंदर। और ये सारे जो आपके मेंटेनेंस के अंदर ये सारे खर्चे इंक्लूड होते हैं, जिस पे आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना है, गौर करके एक एक चीज को स्पेसिफिक मेंशन करना है। ये सारी चीजें कट डाउन होंगी इसके अंदर। इसके अलावा अगर आपने कोई लोन ले रखा है और इंश्योरेंस है और उसका प्रीमियम आप भरते हैं तो वो खर्चे भी आपके इसमें कट जाएंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं आपको रिलीफ दिलाने के लिए फ्रॉम द एक्सेसिव क्लेम। अगर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे, इन सब को नजरअंदाज करेंगे, तो कोर्ट आपके ऊपर भारी भरकम मेंटेनेंस
लगा सकती है। तो इन सब बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और जो नई गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपको ड्राफ्टिंग करवानी है और उसी तरीके से आपको कोर्ट में पेश होना है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो आज के वीडियो में मैं इन सारी गाइडलाइंस को, जो लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं, उनको लेकर आई। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशंस के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पर। और फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को राधे राधे।